इसकी सिलेबस अगले 45 दिन में हम ख़त्म कर सकते हैं। ऐसा लग रहा है ना कि अब तो पूरा साल का सिलेबस अब है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स नहीं आए तो पेरेंट्स क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या सोचेंगे, और टीचर क्या सोचेंगे। ये सारा प्रेशर तुमको आ रहा है। तो मुझे पता है, मैं भी उस समय पर यही टेंशन फेस कर रहा था। तो आज तुमको ये सोच आ रही कि मैं रिवीजन कैसे करूँगा, सैम्पल पेपर कैसे करूँगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करूँगा। ये सारी प्रॉब्लम आ रही है, मुझे पता है। तो आज मैं इनके प्रॉब्लम की सॉल्यूशन आज मैं लेके आया और इनके बारे में आज हम बात करने बोले। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं तुम्हारे लिए एक 45 दिन का रोड मैप लेके आया हूँ। तो इस रोड मैप को प्लीज़ फॉलो करना और एक नोटबुक पेन लेकर ज़रूर बैठना। और आज मैं वो जो तुम्हारी प्रॉब्लम हो रही है, इसे कि रिवीजन कैसे करें, सैम्पल पेपर कैसे लगाए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कैसे करें, तो इनके सॉल्यूशन आज मैं बताने वाला हूँ। है दोस्तों, स्वागत है आपसे कि मेरे नॉलेज इंस्टीट्यूट चैनल पर। आज हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले। तो चलिए फिर वीडियो की आगे बढ़ते हैं। तुम्हारी जो प्रॉब्लम है वो इस प्रकार है कि इतना बड़ा सिलेबस है, इतनी कम समय पर कैसे करूँ। और दूसरा नंबर का प्रॉब्लम है कम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि एग्जाम में कहाँ कहाँ से सवाल आ रहे हैं तो हमको पता ही नहीं चल रहा है। थर्ड नंबर पे आता है एनसीईआरटी वर्सेस लेक्चर। हमको कौन सा उठाना अब चाहिए, एनसीईआरटी उठाना चाहिए या फिर लेक्चर देखना चाहिए, ये हमको कन्फ्यूजन हो रहा है। और चौथे नंबर पे आते हैं केमिस्ट्री का एक्टिविटीज़। केमिस्ट्री का इतना बड़ा बड़ा एक्टिविटीज़ है, इनको हम याद कैसे करें। और बायोलॉजी का जो डायग्राम्स है, बायोलॉजी का ये डायग्राम्स हमको कैसे याद करें। और फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है, इतना टफ फिजिक्स का न्यूमेरिकल है, इसको हम कैसे याद करें। तो इसके सॉल्यूशन लेके आए हो तुम। अगर वीडियो को पूरी तरह से देखना और वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। इस समय पर मेरा दोस्त, तुम्हारी जो समय है वो बिल्कुल ही कम है और अगले 45 दिन बचे हुए हैं। तो इन 45 दिन के अंदर तुम कैसे सिलेबस को ख़त्म करें, ये तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन मैं आज तुम्हारे लिए वो स्टडी प्लानर लेके आया हूँ। तो अगर 45 दिन फॉलो किया तो मेरे दोस्त, अगर आप 45 दिन बचे हुए ये भी नहीं करोगे तो तुम एग्ज़ाम देने ही मत जाओ। अगर तुम ये रोड में फॉलो करोगे तो साइंस से रिलेटेड ये प्रॉब्लम होती ज़रूर होते हैं। अब तुमको स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा। इस पर ये स्मार्ट स्टडी क्या है, आप समझो 80-20 रूल। यानी कि कुछ चैप्टर में ऐसे होता है कि कुछ चैप्टर के कुछ सब्जेक्ट हैं, एग्जाम में कुछ ज़्यादा मार्क्स आते हैं और कुछ चैप्टर में एग्जाम में थोड़ा कम मार्क्स आता है उन चैप्टर से रिलेटेड। इनके मैं समझना चाहता हूँ कि तुमको कुछ चैप्टर में ज़्यादा मार्क्स आते हैं एग्जाम में और कुछ चैप्टर में कुछ कम मार्क्स आता है, ये मैं तुमको समझना चाहता हूँ। तो हमको क्या करना है, उन चैप्टर को पढ़ के जाना है जो एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स आते हैं। तो हमको ये क्या पता चलेगा, बिल्कुल टेंशन नहीं है, मैं बताऊँगा। तो वीडियो को ज़रूर देखते जाइए। मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। कुछ मेहनत करके तुम्हारे लिए वो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आंसर है वो लेकर आया हूँ, यानी कि नोट्स। तो ज़रूर इस नोट को पढ़ के जाना और फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स ला सकते हो अगर इन नोट्स को पढ़ के गया तो ये नोट्स इस प्रकार के केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के अंदर क्या आएगा, स्केलेटन केमिकल इक्वेशन किसे कहते हैं, ये तो एक नंबर का है। और जो Zn प्लस H2SO4 Zn SO4 प्लस H2, ये इस रिएक्शन को याद रखना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। और Fe+H2O Fe3O4 प्लस H2, ये कौन सी रिएक्शन है, यानी कि ये कंपोजिशन रिएक्शन है या डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये कौन सा रिएक्शन है, ये आपको खुद ही याद करना है। और 6CO2+12H2O 6H12O6+6O2+6H2O रिएक्शन को याद रखना है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, इसको ये ज़रूर याद रखना। और चौथे नंबर पे चलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका जो नेम है, यानी कि जो साइंटिफिक नेम है, यानी कि हम इसको
किस नाम से हम कहते हैं, इसको याद रखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि ये क्या चीज़ है, इसको याद रखना। और 5वें नंबर पे आते हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन किसे कहते हैं। यानी कि आप आसामीज में कहोगे तो आप जो कहते हैं ना कि तापोग्राही और तापोपर्जी, यानी कि ये दोनों रिएक्शन किसे कहते हैं, इसको याद रख के जाना। और आप चलते हैं 7वें नंबर के ऊपर। ट्वाइस FeSO4 Fe2O3SO2SO3 इस रिएक्शन को याद रखना। ट्वाइस AgCl ट्वाइस Ag प्लस Cl2 ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, इसको भी याद रखना। एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन लिखो, यानी कि NO2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस ट्वाइस NaCl BaSO4 प्रेसिपिटेशन, यानी कि आप आसामीज में कहोगे तो अर्धक्षेपण। तो अब 9 नंबर के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को याद रखना। ऑक्सीडाइजेशन क्या है और रिडक्शन क्या है, इसको जरूर याद करके जाना। और 10वें नंबर के आता है रेंसिडिटी किसे कहते हैं, यानी कि रेंसिडिटी किसे कहते हैं, इसको भी पढ़ के जाना। अब चलते हैं जो नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट, यानी कि केमिस्ट्री का नेक्स्ट चैप्टर। H2 का इम्पोर्टेंट देख लो, यानी कि हाइड्रोजन क्या किस लिए प्रसिद्ध है, इसको देख लो। और दूसरे नंबर पे आते हैं किस गैस से हाइड्रोजन गैस से क्या साउंड आता है, इसको भी याद रख लो। और कैल्शियम कार्बोनेट या प्लस H2O प्लस CO2 प्लस कैल्शियम कार्बोनेट, ये इस रिएक्शन को भी याद करके रखना। पीएच स्केल इम्पोर्टेंट, यानी कि पीएच स्केल में कितने से कितने तक रहते हैं, यानी कि 0 से 14 तक, ये भी याद रखना। और जो नॉर्मल है वो कितने हैं, यानी कि 7, पीएच स्केल 7 ये नॉर्मल है, तो इसको भी याद रखते जाना। और एसिड रेन का पीएच क्या है, एसिड रेन कहाँ से कहाँ तक अगर पीएच में स्केल में जोखूँ तो एसिड रेन कहाँ कितना पीएच है, ये इसको भी याद रख के जाना। अब टेबल 2.3 इम्पोर्टेंट, जो सेकेंड चैप्टर का है, जो टेबल 2.3 इम्पोर्टेंट है। ब्लेसिंग पाउडर का रिएक्शन नेम, ब्लेसिंग पाउडर का रिएक्शन नेम क्या होता है, यानी कि कैल्शियम कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड क्लोराइड, ये भी याद रखना। बेकिंग सोडा का केमिकल रिएक्शन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, ये भी याद रखना। अब चलते हैं थर्ड नंबर, यानी कि केमिस्ट्री का थर्ड नंबर चैप्टर पर, मेटल एंड नॉन मेटल। व्हाट इज अ मार्क्यूरी, यानी कि पारा, आप जब आसामीज में कहोगे तो पारा क्या है, ये भी देख के जाना। सोडियम नाइट्रेट, यानी सोडियम नाइट्रेट क्या ऑक्सीडाइजेशन, क्यों ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है, ये भी याद रख के जाना। और अब चलते हैं तीसरे नंबर के ऊपर। व्हाट इज ए थर्मिट रिएक्शन, थर्मिट रिएक्शन क्या है, यह भी याद रख के जाना। स्टील एंड आयरन मेटल, स्टील एंड आयरन मेटल को क्यों जो जिंक थोड़ा मिलाया जाता है, ये भी आप पढ़ के जाना। अब चलते हैं चौथे नंबर चैप्टर की ऊपर, यानी कि कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। तो इस चैप्टर में पहला क्वेश्चन है व्हाट इज ए कोवेलेंट बॉन्ड, क्या कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, ये भी याद रख के जाना। व्हाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट कार्बन, कार्बन क्यों प्रसिद्ध है, यानी कि कार्बन क्या चीज़ है जो हम इसको सही तरीके से याद रखना चाहिए, ये भी देख लेना, यानी कि कार्बन क्या क्यों प्रसिद्ध है। वन एग्जाम्पल ऑफ सिंगल बॉन्ड, एक एग्जाम्पल दो जो सिंगल बॉन्ड कंपाउंड का। और वन एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉन्ड का भी एग्जाम्पल तुम देख के जाना। अब चलते हैं जो 4 नंबर चैप्टर की मोस्ट इम्पोर्टेंट, यानी कि फॉर्मूले के ऊपर। जो पहला है CnH2SN+2, यह है एल्केन का फॉर्मूला। और CnH2SN ये है एल्किन का फॉर्मूला। और CnH2SN-2 यह है एल्किन का फॉर्मूला। एल्केन एल्किन एल्काइन, तो सबसे पहले है CnH2SN+2 एल्केन, CnH2SN एल्किन और CnH2SN-2 एल्काइन, ये ज़रूर याद करके जाना। अब चलते हैं बेंजीन स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंट, जो हमारे बेंजीन स्ट्रक्चर है ना चैप्टर 4 के अंदर, वो इम्पोर्टेंट होते हैं। और टेबल 4.3 इम्पोर्टेंट चैप्टर 4 का, केमिस्ट्री का चैप्टर 4 टेबल 4.3 इम्पोर्टेंट होते हैं।
और टेबल 4.4 भी इम्पोर्टेंट है। और सोप एंड डिटर्जेंट स्ट्रक्चर, सोप और डिटर्जेंट जो स्ट्रक्चर है उनको जरूर याद करके जाना, यानी कि आप जो तुम्हारे बुक में है जो सोप एंड डिटर्जेंट का रिएक्शन, उनको जरूर रिएक्शन का स्ट्रक्चर वो जरूर याद करके जाना। और एक्सरसाइज 4.1 चैप्टर 4 का एक्सरसाइज 4.1 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप चलते हैं चैप्टर 5 के ऊपर, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और एलिमेंट के हमको 30 एलिमेंट्स रिमेंबर करके जाना चाहिए। तो आप इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे। आप कल इस वीडियो की नेक्स्ट पार्ट में आपको बायोलॉजी का मिल जाएगा और इसकी नेक्स्ट पार्ट में आपको फिजिक्स का भी मिल जाएगा। तो अब इसको ज़रूर देखना और फिर एग्ज़ाम में ज़रूर ये पढ़ कर जाना। अब चलते हैं हम डिवाइडेड इंटू 3 पार्ट्स, यानी कि हम चैप्टर को कैसे पढ़े कि सिलेबस कम के समय पर ख़त्म होगा। तो चलिए फिर इसके बारे में हम बात करेंगे। साइंस में ज़्यादातर क्या होता है, कुछ चैप्टर हमको ये होता है कि कुछ चैप्टर हमको आता है, ये थोड़ा बहुत आता है, कुछ चैप्टर तो हमको नहीं आता, और तो कुछ चैप्टर तो हमारे ऐसे जो हमको बिल्कुल आता है। तो उन चैप्टर को क्या करना है, जो तुमको तुम्हारी आता है, जो तुमको अच्छी तरह से आता है, जो चैप्टर साइंस का, वो चैप्टर को तुम क्या करो, स्ट्रॉन्ग सब चैप्टर में भाग कर लो। और जो तुमको थोड़ा बहुत आता है उस चैप्टरों को तुम वीक के भाग में भाग कर लो। और जो तुम्हारी बिल्कुल ही नहीं आता वो चैप्टर को तुम बिल्कुल वीक, यानी कि वीक में भाग कर लो। तो जो तुम्हारी आता है वो मीडियम पे भाग कर लो, जो तुम थोड़ा बहुत आता है वो मीडियम पे। तो क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे आती है, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट चैप्टर है, उनको क्या करना है, हम हमारे जो 45 दिन का रोड मैप है उनसे पहले हमको उठाना ही नहीं चाहिए उन चैप्टरों को, यानी कि स्ट्रॉन्ग चैप्टरों को जो हमको बिल्कुल आती है उन चैप्टरों को। तो सबसे पहले 45 दिन में हम क्या करना है, जो हमारी आती है 45 दिन में, उनको सबसे पहले जो हम पढ़ने जाएंगे तो उन चैप्टर को, स्ट्रॉन्ग चैप्टर को तुम उठाना ही नहीं चाहिए आप। तो क्या करना है, जब तुम वीक से चैप्टर है, यानी कि तुमको बिल्कुल ही नहीं आता, उन्हें चैप्टर को तुम उठाना चाहिए आपके समय पर। तो सबसे पहले जब तुम शुरुआत करोगे 45 दिन तुम अगर चैलेंज लोगे, तो इस चैलेंज में तुम वीक सब्जेक्ट को सबसे पहले, चैप्टर को सबसे पहले उठाओ। वीक चैप्टर को उठाए, और जब वीक चैप्टर को कर रिवाइज करके पूरा कर दिए, तब क्या करना है, जब 10-15 दिन बीत गए तब तुम क्या करना है, मीडियम चैप्टर को उठाना चाहिए, जो हमको थोड़ा बहुत आता है, उनको 10-15 दिन बीत जाने के बाद उनको उठाना है। और जब तुम्हारी 30 डेज, यानी कि एग्ज़ाम से जब 10-15 दिन बचा हुआ है, तब तुम क्या करना है, स्ट्रॉन्ग चैप्टर को उठाना है। तो क्या होगा, इससे तुम्हारी जो सारी रिवीजन है वो ज़रूर इस साइंटिफिकली जो कंप्लीट हो सकता है अगर इस चैलेंज को फॉलो किया तो। अब चलते हैं हमारी जो 45 डेज का रोड मैप है, और सिलेबस को कैसे इतनी जल्दी सिलेबस को कैसे ख़त्म करें, इसके बारे में हम बात करेंगे। बस कंप्लीट टेक्निक, यानी कि हमको क्या करना चाहिए, अब हमको नोट्स नहीं उठाना चाहिए। हाँ, नोट्स तो मैंने जो दिए है वो पढ़ के जरूर जाना, लेकिन अब तुमको नोट्स नहीं करना है, और जो NCERT का एक्सरसाइज है उनको नहीं फॉलो करना है। अगर तुम 10 दिन बचा हुआ है तो उनमें क्या करना है, तुम सैम्पल पेपर रिवाइज करना है, सिर्फ सैम्पल पेपर लगाना है। अगर 2-3 दिन बचे हुए तो सैम्पल पेपर ज़रूर लगा के जाना। और एग्ज़ाम से अब 2-3 दिन पहले तक आप सैम्पल पेपर लगाओ, लेकिन 2-3 दिन के बाद अब सैम्पल पेपर मत लगाना, यानी कि एग्जाम से 2-3 दिन पहले सैम्पल पेपर मत लगाओ, क्योंकि इससे तुम्हारी डीमोटिवेटेड हो गया। अगर सैम्पल पेपर में अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो तुमको क्या होगा, अगर ये सवाल सॉल्व नहीं होगा तो तुम क्या करोगे, तुम्हारी डीमोटिवेशन होगा। तुम सैम्पल पेपर इसलिए कह रहा हूँ कि सैम्पल पेपर मत लगाओ, क्योंकि एग्जाम से 2-3 दिन पहले सैम्पल पेपर, उसके अगले यानी कि 10-15 दिन से स्टार्ट करके, एग्ज़ाम से 10-15 दिन से स्टार्ट करके जितने भी समय बचे हुए उनके 3 दिन बाद तक तुमको सैम्पल पेपर लगाना है। तो ये रहा सैम्पल पेपर तुमको करना चाहिए। और अब चलते फिजिक्स का जो न्यूमेरिकल है वो कैसे करना है, तो उनको के लिए मैं आज लेके आया हूँ। जो तुम्हारी फिजिक्स का न्यूमेरिकल है वो सिर्फ प्रैक्टिस करने से तुमको आएगा, और जो न्यूमेरिकल है वो सिर्फ प्रैक्टिस के बिना तुम कभी नहीं होगा, क्योंकि फिजिक्स का न्यूमेरिकल इतना टफ होता है कि तुम अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुमको मार्क्स नहीं आएगा।
और फिजिक्स न्यूमेरिकल होते हैं ना, उनको अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये जो हाँ रटते जाते हुए रटने की ज़रूरत ही नहीं है। तुमको क्या करना है, सिर्फ प्रैक्टिस करना है। ये न्यूमेरिकल को सिर्फ प्रैक्टिस करो। और दूसरे नंबर पर आता है टॉपर रिवीजन मेथड। टॉपर रिवीजन कैसे करते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। आखिरी के समय पर टॉपर क्या करते हैं, सॉल्व क्वेश्चन, यानी कि जो तुम्हारे सॉल्व क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करता है, और जो सैम्पल पेपर है उनको लगाता है। और जो टॉपर क्या करते हैं, जो दूसरे नंबर का पॉइंट है, आइडेंटिफाई वीक टॉपिक्स, यानी कि टॉपर क्या करते हैं, जो तुम्हारे उनका वीक टॉपिक्स है, यानी कि जो वो ये वीक टॉपिक्स उनको कैसे पता लग पाया, क्योंकि सैम्पल पेपर प्रैक्टिस करके। तो वो वीक टॉपिक को जो एग्जाम से पहले वो ज़्यादा रिवाइज करते हैं। यही है टॉपर रिवीजन मेथड। तो आप चलते हैं 1-to-1 टिप्स के बारे में ऊपर। फोकस मोर ऑन कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन। सबसे पहला है 1-to-1 टिप्स के, सबसे पहला है फोकस मोर ऑन कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि आप तुमको कॉम्पिटेटिव बेस्ड क्वेश्चन में आपको फोकस देना है, क्योंकि इसी तरीके का सवाल अब ज़्यादा आ रहा है। और दूसरे नंबर पे एवरी मिनट काउंट। आपके समय पर तुम हर मिनट को काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि समय की घड़ी अब नज़दीक आ गई है। अब तीसरे नंबर की तरफ चलते हैं, स्टे कंसिस्टेंट। अब तो कंसिस्टेंट होना ही पड़ेगा, अगर नहीं होगे तो तुम्हारी फ़ायदा नहीं है। अब चलते हैं चौथी नंबर ऊपर, जो कि है बिलीव इन योर सेल्फ। तो तुम खुद के ऊपर बिलीव रखो, यानी कि अगर एग्ज़ाम में, तो अगर तुम डर डर के जाओगे तो एग्ज़ाम अब कभी नहीं दे पाओगे। अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाओगे, ये तुमको खुद पे बिलीव होना चाहिए। और अगर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाना है तो खुद पे बिलीव करना चाहिए। और अगर बिलीव करोगे तो बिलीव करके आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो एग्ज़ाम अच्छा होगा। तो आज के लिए इतना ही फिर।